So hello everyone. So today we are going to discuss about second and third law of thermodynamics, and then after that we are going to discuss question for an interview that generally asked in PhD interviews, assistant professor Bark DRD. So we will start our second lecture for thermodynamics, जिसमें हम second law of thermodynamics के बारे में study करेंगे. Then after that third law of thermodynamics, and then after that we are going to discuss question on it. So second law of thermodynamics, the second law of thermodynamics states that Kelvin and Planck statement, it is impossible to construct a heat engine that converts all heat into work without any loss. Means सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो वे में डिफाइन करा जाता है. एक तो सबसे पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और फिर दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट. सो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक ऐसा इंजन को कंस्ट्रक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है जिसमें तुम उसमें जो भी हीट प्रोवाइड करोगे वो पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट हो जाएगी तुम्हारे वर्क डन में. कहने का तात्पर्य ये है कि तुम कुछ भी हीट प्रोवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ हीट डेफिनेटली वेस्ट होगी. ऐसा नहीं होगा कि तुमने कुछ भी हीट प्रोवाइड करी तो वो पूरा की पूरी हीट कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट telling that it is impossible to construct a heat engine that converts all heat into work without any loss. मीन्स ये इम्पॉसिबल टास्क है कि तुम किसी भी सिस्टम में कुछ भी हीट दोगे तो पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट हो जाएगी तुम्हारे वर्क डन में, 100% वर्क डन में. कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा वेस्ट चला जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी के फॉर्म में. एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हीट कैन, अभी हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर. सो इसी का कंक्लूजन जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन नहीं बता पाया था ना कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यही बताता है. और साथ में क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बात का एग्जैक्टली बताता कि हीट कैन नॉट फ्लो spontaneously from a colder body to a hot body without any external work done. मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे तुम्हारे पास एक बॉडी है हीट जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस. अब उन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि हीट लोअर बॉडी से जो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बॉडी है और एक बॉडी 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं हो कि हीट यहां से यहां फ्लो जाए. हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर. और अगर तुम्हें हीट यहां से यहां फ्लो कराना है तो तुम्हें बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. अगर तुम्हें करवाना है हीट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर तो तुम्हें बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा. मींस बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा तभी हीट फ्लो हो सकती है लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. तो ये स्टेटमेंट का ये मतलब है, राइट. सो हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन. मैथमेटिकली अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मींस एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी. अब इसका फिजिकल मीनिंग हम समझते हैं. सबसे पहले फिजिकल मीनिंग क्या बता रहा है. फिजिकल मीनिंग इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. ये इंट्रोड्यूस करता है सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. और एंट्रोपी क्या होती है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस. मींस जैसे तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, जैसे तुम्हारे पास कोई सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, तो अब यहां मॉलिक्यूल्स रेंडमली हैं और यहां भी मॉलिक्यूल्स रेंडमली है. तो अब इन दोनों सिस्टम को देख के मुझे बताओ कि दिस इज ए बॉडी, दिस इज बी बॉडी.
ए सिस्टम, दिस इज बी सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम मोर ऑर्डर है, कौन सा सिस्टम मोर डिसऑर्डर है? तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम ए इज मोर ऑर्डर देन बी। सो एंट्रोपी ये चीज को, डिसऑर्डरनेस को मेजर कर पाएगा, मींस कितना रेंडमनेस है। जैसे अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे तुम्हारी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, रेंडमनेस रेंडमनेस बढ़ेगी, राइट। सो अगर हम तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगी तो मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पर मतलब क्या कह सकते हैं, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। सो हम कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, और एंट्रोपी क्या करता है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, मींस हमारे पास जनरली जितने भी प्रोसेस हैं नेचुरली, वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सिस्टम इन्वॉल्व्स टूवर्ड्स मैक्सिमम एंट्रोपी, कोई भी सिस्टम अगर मैक्सिमम एंट्रोपी पे होगा तो वो इक्विलिब्रियम में रीच करे, क्योंकि हर सिस्टम चाहता है कि रेंडमनेस कम हो और मिनिमम एनर्जी रहे। मिनिमम एनर्जी के लिए मैक्सिमम एंट्रोपी होना चाहिए, मैक्सिमम एंट्रोपी पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। एनर्जी डिग्रेड्स इन क्वालिटी ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी डिग्रेड्स इन क्वालिटी ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट T2 surrounding in air, or heat flows from hot T to the surrounding, right? ये एग्जांपल हो गया। गैस स्प्रेडिंग इन अ कंटेनर इंक्रीजिंग, गैस स्प्रेडिंग इन अ कंटेनर इंक्रीजेस एंट्रोपी। जैसे गैस स्प्रेड होती कंटेनर में तो वो क्या करती, इंक्रीज करती एंट्रोपी की। डायग्राम जैसे हम देखते हैं, इसका डायग्राम देखो। जैसे हॉट, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी, राइट। और सो हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बेसिकली एक तो डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता है, ठीक है। दूसरा इसके दो स्टेटमेंट, एक तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा तुम्हारा क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कैसा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट अ हीट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन जो तुम्हारी पूरी की पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। और क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली, हीट अपने आप लोअर बॉडी से हायर बॉडी की तरफ फ्लो नहीं हो सकती है अपने आप ही, तुम्हें एक्सटर्नली कुछ वर्क डन करना पड़ेगा तभी हीट फ्लो होगी लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, राइट। सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बता, अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जनरली इंटरव्यूज वगैरह में बहुत बार पूछते हैं। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। सो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन तुम्हारी एंट्रोपी अप्रोच करेगी जीरो केल्विन पे, मींस जीरो केल्विन पे ऑल द मॉलिक्यूल्स रिसाइड्स इन अ ग्राउंड स्टेट। सो उन पे रेंडमनेस बिल्कुल कम हुआ, रेंडमनेस कम हुआ। और टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रेंडमनेस बढ़ता, रेंडमनेस बढ़ता मींस डिसऑर्डरनेस बढ़ता, डिसऑर्डरनेस बढ़ता मींस एंट्रोपी इंक्रीज करती। और अगर तुम टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेंडमनेस कम होगा, रेंडमनेस कम होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो एंट्रोपी tending towards zero at absolute zero. So the entropy of a perfect crystal at absolute zero temperature is zero, means at absolute zero Kelvin entropy अप्रोच करेगी जीरो की तरफ। इसका फिजिकल मीनिंग हम क्या समझे, एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो द सिस्टम इज इन इट्स मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट, मींस एट जीरो केल्विन पे सिस्टम मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट में होगा, क्योंकि उसमें कोई रेंडमनेस नहीं होगी, कोई रैंडम नहीं होगी, मींस वो मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट में होगा। नो थर्मल मोशन एग्जिस्ट, मींस कोई थर्मल मोशन मींस पार्टिकल यहां वहां नहीं जा रहा होगा। नो थर्मल मोशन एग्जिस्ट एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी रीच्ड इन फाइनाइट स्टेप, मीन एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी रीच्ड इन फाइनाइट स्टेप्स, मींस हम एब्सोल्यूट जीरो को फाइनाइट स्टेप्स में रीच नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, राइट। सो
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. So at absolute zero, the system is in its most ordered state. No thermal motion exists. So example इसके कह सकते हो, a perfect crystal at zero Kelvin has a zero entropy. A perfect crystal at zero Kelvin has a zero entropy. A cooling system approach absolute zero but never reach it. और एक चीज और है, ये अगला एग्जांपल ये है कि कूलिंग सिस्टम होते हैं वो अप्रोच करते हैं एब्सोल्यूट जीरो बट नेवर रीच एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, राइट. सो समरी हम क्या कह सकते हैं, सेकंड लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस और एंट्रोपी इंक्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. थर्ड लॉ देखो, फर्स्ट लॉ में टेम्परेचर के बारे में बताता है, सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, फर्स्ट लॉ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के बारे में हमें बताता है कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है. सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है. सेकंड लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस और एंट्रोपी इंक्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी प्रोसेस होगी वो किस डायरेक्शन में प्रोसीज करेगी और एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. और थर्ड लॉ एंट्रोपी जीरो की तरफ अप्रोच करेगी एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे. बोथ लॉ डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑर्डर. ये दोनों लॉ डिफाइन करते हैं लिमिट्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मींस एनर्जी कंजर्वेशन एक लिमिट तक ही हो सकती है, और ऑर्डर के बारे में, राइट. सो थर्ड लॉ ये कि हमने जो भी डिस्कस कर लिया. अब इसके बाद इसकी फाइनल कंक्लूजन समरी, जो कि हमने बेसिक फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसकी समरी, और जो हमने सेकंड लेक्चर में सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ा उसकी समरी एक बार हम देख लेते हैं, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा. सो हम बेसिकली कहेंगे फर्स्ट लेक्चर की भी और सेकंड लेक्चर की दोनों की हमारा रिवीजन हो जाएगा, राइट. जस्ट 1 मिनट. सो अब सबसे पहले हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा था. जिस सिस्टम का डेफिनेशन क्या दिया था, पार्ट अंडर स्टडी, मींस किसी सिस्टम को हमने कुछ भाग जहां हम स्टडी करते हैं उसको हमने सिस्टम कहा था. और इसका मेन मकसद क्या होता है, फोकस ऑफ एनालिसिस, मींस सिस्टम को एनालाइज करने पे. ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम जहां एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास जो फुली इंटरेक्टिव होता है. क्लोज सिस्टम ओनली एनर्जी एक्सचेंज और मास फिक्स्ड रहता है बट एनर्जी एक्सचेंज होती है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कुकर का. आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास, और ये इंडिपेंडेंट होता है. एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, एक्सटेंसिव डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, और ये एडिटिव प्रॉपर्टी है. इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये यूनिफॉर्म होते हैं. इक्विलिब्रियम नो चेंज विद टाइम, और इक्विलिब्रियम में 3 टाइप से पढ़े थे, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम. और स्टेबल स्टेट को डिफाइन करते हैं. केमिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर पार्टिकल, जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन देता है. सॉरी. अब इसके बाद जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ का समरी देख लेते हैं. सो जीरोथ लॉ हमें क्या बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है. ये कॉन्सेप्ट देता है टेम्परेचर के बारे में. फर्स्ट लॉ हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये हीट प्लस वर्क. सेकंड लॉ डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो कि एंट्रोपी को बताता है. थर्ड लॉ बिहेवियर एट जीरो केल्विन जहां एंट्रोपी जीरो हो जाती है. तो अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. जीरो लॉ में थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन, जिसमें हीट प्लस वर्क डन. सेकंड लॉ डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसका कॉन्सेप्ट था एंट्रोपी. थर्ड लॉ बिहेवियर एट जीरो केल्विन पे, जहां एंट्रोपी जीरो की तरफ अप्रोच करती है. अब हमने बेसिक थ्योरी और इसके बाद फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत डिटेल वे में डिस्कस कर लिया. अब
इससे रिलेटेड इंटरव्यूज वगैरह में जो कि क्वेश्चन जो पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बीआरसी डीआरडीओ वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। सो जनरली फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन। जनरली इंटरव्यूअर्स फर्स्ट, अगर जैसे तुमने बोला कि सर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, वो सबसे पहले पूछेंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन। सो हम आंसर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Thermodynamics is the branch of physics that deals with energy, heat, work and their transformation. So thermodynamics एक ब्रांच है फिजिक्स की जो डील्स करती एनर्जी, हीट, वर्क एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। स्कोप इसका क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इक्विलिब्रियम स्टेट्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी 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 ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में स्टडी करती और इक्विलिब्रियम स्टेट्स के बारे में और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। लिमिटेशन क्या है, डज नॉट प्रोवाइड माइक्रोस्कोपिक डिटेल। ये हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत माइन्यूट लेवल पे, जैसे हमें पता है 1 मोल्स में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मींस 10 की पावर 23 एटम्स। तो उनकी स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चाहिए होगी। तो ये लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स से, कैन नॉट प्रिडिक्ट द रेट ऑफ प्रोसेस। और ये भी प्रिडिक्ट नहीं करता कि रेट ऑफ प्रोसेस किस, मतलब टाइम के साथ प्रोसेस किस तरीके से होगी, राइट। अब सेकंड लॉ, सेकंड क्वेश्चन जो पूछते हैं, डिफाइन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, डिफाइन थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड क्लासिफाई इट्स टाइप्स। डिफाइन थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड क्लासिफाई इट्स टाइप्स। सो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स chosen for study. So thermodynamic system एक यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम चूज करते हैं स्टडी के लिए। अब सिस्टम भी 3 टाइप्स होते हैं, एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसमें एक्सचेंज होती है एनर्जी और मैटर का, क्लोज सिस्टम जिसमें एक्सचेंज होती है एनर्जी का बट नॉट मैटर का, आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, राइट। ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सिस्टम है और ये बाहर का तुम्हारा सराउंडिंग है, राइट। एक्सप्लेन ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम विद एग्जांपल। देखो ओपन सिस्टम मींस जैसे टरबाइन, जैसे या फिर तुम बेसल ले लो, उसमें वाटर को फिल करो और उसको हीट करो, तो तुम्हारी एनर्जी भी जाएगी और तुम्हारा वाटर भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। क्लोज सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल कुकर को ले लो, जिसमें तुम चावल को उबालते हो तो उससे एनर्जी का ट्रांसफर होता है बट मास का ट्रांसफर नहीं होता, तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम जैसे थर्मोफ्लास्क हो जाएगा, क्योंकि आइडियल केस हो जाएगा। व्हाट आर सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज, व्हाट आर सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज, सराउंडिंग्स एवरीथिंग आउटसाइड सिस्टम। जैसे हमने एक ये सिस्टम को डिफाइन करा, ये सिस्टम हो जाएगा, इस सिस्टम को और इस सिस्टम के बाहर जो भी होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, सराउंडिंग, वो क्या हो जाएगी हमारी सराउंडिंग। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक हमारी जो डिफाइन करी उसको हम बाउंड्री कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारी जो बाउंड्री उसको हम बाउंड्री कह रहे हैं। अब बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है और मूवेबल हो सकती है, एडिटिव भी हो सकती है और डायथर्मल भी हो सकती है, राइट। अब इसके बाद एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बाउंड्री वॉल्स। अब कितने टाइप की बाउंड्री वॉल्स होती हैं, एडिबेटिक मींस नो हीट ट्रांसफर, ये हम डिस्कस करते हैं। डाईथर्मल मींस अलाउज हीट ट्रांसफर, जो हीट को ट्रांसफर होने देती है उसे हम डाईथर्मल वॉल कहते हैं। रिजिड मींस नो वॉल्यूम चेंज, मूवेबल मींस वॉल्यूम कैन बी चेंज, राइट। डिफाइन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ, जैसे कोई सिस्टम है, उस सिस्टम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी आ जाती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कई बार इंटरव्यूज पूछ लेते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड्स करती है मास पे और वॉल्यूम ऑफ अ साइज ऑफ, डिपेंड्स करती है। जिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड्स करती है सिस्टम के मास पे और उनकी साइज पे।
सिस्टम के मास पे और उनकी साइज या वॉल्यूम पे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है मास से। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसमें हमारे वॉल्यूम आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम ऑफ साइज ऑफ अ वॉल्यूम, जो डिपेंड्स नहीं करती है मास पे, टेम्परेचर, प्रेशर। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय मास, तो ये क्या आ जाती है, इंटेंसिव में ही आ जाती है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अ सिस्टम, जैसे कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है कि नहीं, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम तीन वे से डिफाइन करते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें नेट अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए, मींस नेट फोर्स विल बी जीरो, मींस प्रेशर विल बी कांस्टेंट। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम मींस नो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल, राइट? सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस दो सिस्टम है, उन दोनों सिस्टम का अगर टेम्परेचर सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, नो हीट फ्लो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम occurs when दो सिस्टम प्रेशर इनसाइड एंड प्रेशर आउटसाइड आर सेम, मींस नो मैकेनिकल, कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर दोनों अगर सेम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, मींस अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम occurs when mu1 is equal to mu2, मींस नो नेट केमिकल रिएक्शन ऑकर, मींस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो हम उसको कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल? केमिकल पोटेंशियल इज द चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल नंबर, मींस जैसे एक सिस्टम, उस सिस्टम में अगर तुम पार्टिकल्स को भेजोगे तो पार्टिकल्स को भेजने पे उसका केमिकल पोटेंशियल चेंज होगा, तो हम केमिकल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, केमिकल पोटेंशियल इज द चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल नंबर। अब एक सिस्टम में अगर पार्टिकल को भेजते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होती है वो हमें बताता है केमिकल पोटेंशियल। बट इसके लिए कंडीशन है कि तुम्हारी एंट्रोपी और वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। केमिकल पोटेंशियल इज द चेंज इन इंटरनल चेंज इन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल नंबर बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। एक्सप्लेन फिजिकल मीनिंग ऑफ केमिकल पोटेंशियल। इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड वन पार्टिकल, मींस एक पार्टिकल्स को ऐड करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन प्रोसेस होती है ना, उसके लिए हमें कितना ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड होगा ये हमें बताता है। व्हाट इज फेज इक्विलिब्रियम? फेज इक्विलिब्रियम occurs when chemical potential is same in all phases. फेज इक्विलिब्रियम मींस when chemical potential is same in all phases. अगर तुम्हारी केमिकल पोटेंशियल सेम है सभी फेजेस में तो हम कह सकते हैं कि वो फेज इक्विलिब्रियम है। जैसा म्यू ऑफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ वेपर। हम इसको थर्म फेज ट्रांजिशन में एक पूरे के पूरे चैप्टर को मैं अच्छे से डिटेल वे में एक्सप्लेन करूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसके डायग्राम वगैरह सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, राइट? एक्सप्लेन स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन पॉइंट्स, डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट, मींस इंटरनल एनर्जी और तुम्हारा एंट्रोपी। पाथ फंक्शन जो डिपेंड्स करते हैं पाथ पे, जैसे हमारा हीट हो जाएगा या वर्क डन हो जाएगा, ये मैं एक्सप्लेन करा था प्रीवियस लेक्चर में डिटेल वे में। व्हाई इज केमिकल पोटेंशियल इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स? केमिकल पोटेंशियल इंपॉर्टेंट क्यों है थर्मोडायनेमिक्स में? देखो, गवर्न्स फेज ट्रांजिशन, डिटरमाइंस डिफ्यूजन डायरेक्शन, डिफ्यूजन प्रोसेस जो होगी ना, हम फादर स्टडी करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में किस डायरेक्शन में फ्लो होगी केमिकल पोटेंशियल ही बताता है। कि इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में केमिकल पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, राइट? अब अगला, ये हमने बेसिक हमारी जो वेरिएबल्स वगैरह थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स लॉ से रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ एंड व्हाई इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई दो सिस्टम अगर एक दूसरे के साथ, अगर दो सिस्टम है उनका टेम्परेचर सेम है, जैसा हम ये कह सकते हैं एक सिस्टम और ये एक और सिस्टम है और एक और ये सिस्टम ए बी सी, अगर ये सिस्टम ए बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो हम कह सकते हैं ए और बी बॉडी भी
थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। कहने का मतलब ये है, इफ टू सिस्टम each are in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other, meaning establish temperature as a measurable quantity. Why zeroth law discovered? देखो, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पहले डिस्कवर्ड हो गए थे, तो और जबकि हमारा टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसके लिए हमने इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम दिया। हाउ डज जीरोथ लॉ सेटिस्फाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट? इट अलाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर्स। ये जीरोथ लॉ हेल्प करता है थर्मोमीटर्स वगैरह को बनाने में। अगर दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम का अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, मींस उनका दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। जो हमें टेम्परेचर एक पैरामीटर वही बताएगा कि दोनों बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तीसरा, डिस्कस लिमिटेशन ऑफ जीरोथ लॉ इन नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ अप्लाइज ओनली टू इक्विलिब्रियम सिस्टम। जीरोथ लॉ applies only to equilibrium system. In non-equilibrium, temperature may not be well defined. Local thermodynamics equilibrium is required. So zeroth law applicable है इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए। नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कोई वेल डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पर उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। लोकल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रिक्वायर्ड, मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने के लिए, बट नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस में ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्राइव फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज सिस्टम। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जैसे मैं ये एक सिस्टम है, इसमें हीट प्रोवाइड करूंगा, तो हीट प्रोवाइड करने पे इसकी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कुछ हीट वर्क डन में कन्वर्ट होगी, जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसको हमने डिफाइन करा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। एक्सप्लेन पाथ डिपेंडेंसी ऑफ हीट एंड वर्क। सो हमें पता है कि हीट पाथ पर डिपेंड करता है, वर्क डन इज ऑल्सो अ path dependent, so they depends on process path, unlike internal energy is a state function, but heat and work are a path dependent function. Explain physical meaning of internal energy. Actually internal energy is sum of microscopic energies, means काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल को ही हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। बट आइडियल गैसेस में हम इंटरेक्शन को जीरो मान के चलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मानते हैं। सो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के बराबर ही हो जाती आइडियल गैस के लिए ओनली, आइडियल गैस के लिए ओनली, राइट। अप्लाई फर्स्ट लॉ टू आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो होता है, सो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट इज जीरो रहता है, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। वाई कैन नॉट फर्स्ट लॉ प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें डायरेक्शन के बारे में क्यों आइडिया नहीं देता? इट ओनली इंश्योर्स एनर्जी कंजर्वेशन, नॉट स्पॉन्टेनिटी। मींस फर्स्ट लॉ हमें सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, बट ये हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस के बारे में, मींस किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगी, ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये लिमिटेशन होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हमने दो स्टेटमेंट के थ्रू, एक केल्विन प्लैंक एक क्लॉसियस। केल्विन प्लैंक कहता है कि कोई इंजन को अगर तुम हीट प्रोवाइड करोगे तो वो पूरी की पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ हीट वेस्ट जरूर जाएगी। और क्लॉसियस क्या बताता है कि क्लॉसियस बोलता है कि कोई भी हीट लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर अपने आप फ्लो नहीं होगी, कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा तभी हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी। प्रूव इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। If violation of one implies violation of other using hypothetical devices, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर इसके एग्जाम्पल हैं। अगर जैसे कोई इनमें से एक भी स्टेटमेंट फेल होता है तो
अगली ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी, राइट। सो violation of one implies violation of other. So hypothetical devices like heat engine या refrigerator वगैरह कहेंगे, राइट। हीट इंजन हीट फ्लोस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और रेफ्रिजरेटर में हमें कुछ बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, तभी हीट फ्लो होती है फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। इसको हम डिटेल वे में कार्नोट इंजन, इन सबको डिटेल वे में अच्छे से स्टडी करेंगे। डिफाइन एंट्रोपी एंड ड्राइव फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। डेल्टा एज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय टी। एक्सप्लेन एंट्रोपी बेसिकली हमें डिसऑर्डरनेस बताती है किसी सिस्टम के बारे में। अगर कोई सिस्टम की अगर एंट्रोपी ज्यादा है मींस वो सिस्टम मोर डिसऑर्डर है, और कोई सिस्टम की एंट्रोपी कम है मींस वो सिस्टम लेस डिसऑर्डर है। एक्सप्लेन एंट्रोपी एज अ डिसऑर्डर एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि हमें बताता है माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक को कनेक्ट करने के लिए एक हम कहते हैं ब्रिज है। थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को कनेक्ट करने के लिए जो एक इक्वेशन कहता है ना, वो यही कहते हैं, एस इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा। ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, और ये माइक्रोस्कोपिक है। सो हायर माइक्रोस्टेट्स मींस हायर डिसऑर्डर, मींस कह सकते हैं हर माइक्रोस्टेट्स ज्यादा है तो डिसऑर्डर भी ज्यादा होगा, और लोअर माइक्रोस्टेट मींस लोअर डिसऑर्डर। डिस्कस इरिवर्सिबिलिटी एंड एंट्रोपी जनरेशन। डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये यूनिवर्सली है। एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इरिवर्सिबिलिटी अराइजेस ड्यू टू फ्रिक्शन हीट लॉस, और इरिवर्सिबिलिटी है सो इरिवर्सिबिलिटी के लिए डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन जीरो होता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन और हीट लॉस के द्वारा। व्हाट इज कार्नोट एफिशिएंसी ड्राइव एक्सप्रेशन? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी ऑफ लो माइनस टी ऑफ हाई, मींस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज वगैरह में बहुत पूछते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह या फिर पीएचडी वगैरह में जनरली पूछते हैं। स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो is zero, means at absolute zero Kelvin entropy of a perfect crystal tending towards zero. Explain unattainability of absolute zero. Unattainability of absolute zero, क्या हम एब्सोल्यूट जीरो की तरफ कभी एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड होगी हमें जीरो केल्विन तक रीच करने के लिए, और जीरो केल्विन पे एंट्रोपी जीरो होती है, बट जीरो केल्विन हम कभी रीच ही नहीं कर सकते। डिस्कस रेसिडुअल एंट्रोपी। सम systems retains entropy at zero Kelvin due to disorder, means कहने का मतलब है at some of the materials, means except some material, जिसमें some special materials है जिसमें जीरो केल्विन पे still entropy does not जीरो होती है। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ इन हीट कैपेसिटी। एट टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो heat capacity is also tending towards zero, used in सायरोजीन्स एंड क्वांटम सिस्टम्स, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब फाइनल समरी हम कह सकते हैं, हमारी फाइनल समरी जो कि हमने जीरोथ लॉ हमें बताता है डिफाइंस टेम्परेचर। जीरोथ लॉ हमें डिफाइन करता है टेम्परेचर के बारे में। जीरोथ लॉ हमें डिफाइन करता है टेम्परेचर के बारे में। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। सेकंड लॉ डायरेक्शन बताता है प्लस एंट्रोपी की इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड लॉ बिहेवियर एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, बिहेवियर ऑफ एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। जनरली एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे एंट्रोपी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होती है, बट सम स्पेशल केसेस some materials at absolute zero Kelvin entropy does not zero, but वो सब exceptional cases हैं, right? So I hope कि second law, first law, second law and zeroth law and third law, all law of thermodynamics आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और इंटरव्यूज में क्वेश्चन वो जनरली क्या पुट करते हैं और उनको आंसर कैसे करना है और उनकी समरी को दिमाग में किस तरीके से रखना है, वो सब क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस कर लिया मैंने। और अब हमने बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह, बेसिक टर्मिनोलॉजी थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ी, फिर उसके थर्मोडायनेमिक्स के जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ,
चारों लॉ को डिस्कस कर लिया और उनके इंटरव्यूज के क्वेश्चन लगभग हमने 35 प्लस क्वेश्चन इंटरव्यूज वगैरह में जो जनरली पूछे जाते हैं वो सभी डिस्कस कर लिए। और मैं होप करता हूँ अगर तुम कोई भी इंटरव्यू दोगे तो जनरली वो यही क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट्स एंड आस्क यू एंड क्लियर योर डाउट्स। और इस से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज है, तुम मेरा आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहां ऑल द मटेरियल्स और ऑल द लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी इंटरव्यू से रिलेटेड। और वन मोर थिंग, प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर अदर फ्रेंड्स जो कि तुम्हारी इंटरव्यूज वगैरह की प्रिपरेशन करो, क्योंकि अभी आगे इंटरव्यूज वगैरह आने वाले, पीएचडी वगैरह के इंटरव्यूज वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो ये लेक्चर उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट मुझे मोर मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ये सब कंटेंट बनाने में। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।